हेलो फ्रेंड्स। जुर्म छुपता नहीं, तीन औरतें तीन कहानियाँ। जब मेरे तायाजाद जाहिद पुलिस के महकमे में इंस्पेक्टर हो गए तो बुजुर्गों में हमारी शादी की बात चली। अम्मी और ताई में अनबन थी, मगर मर्दों ने घर की औरतों के इस उलझाव को पसे पुश डाल दिया और दादा के हतमी फैसले के बाद मेरी शादी जाहिद से हो गई। हम दोनों ही इस बंधन से खुश थे। कभी कभी छेड़ने को कह देती कि तुम पुलिस वालों से खुदा बचाए, तुम्हारी दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी। इस पर जाहिद जवाब देते, क्या तुमको पुलिस वाला लगता हूँ? देखो तो कितना सीधा साधा हूँ मैं। हाँ तुम सीधे तो हो, मगर जलेबी की तरह। मैं हंस पड़ती, ठीक कहती हो, हम कितने भी सीधे क्यों ना हो, हमारी नज़रें दूर से मुजरिम को पहचान लेती हैं। वाकई जाहिद ने सच कहा था। इसका सबूत तब मिला जब इन्होंने अपने मोहल्ले की एक मिस्कीन सी औरत अम्मा जुबैदा को कत्ल के जुर्म में धर लिया। अम्मा जुबैदा एक उधेड़ उम्र और हलीमुल तबा औरत थी। इसका काम जच्चे की खिदमत और नौज़ायदा बच्चों को नहलाना धुलाना था। तभी वो मोहल्ले की जानी पहचानी अम्मा कहलाती थी। इसकी अच्छी आदत की वजह से सभी इसकी इज्जत करते थे। कुछ दिनों से रमशा के घर में बेचैनी पाई जा रही थी। रमशा हमारे पड़ोस में रहती थी, मेरी इसके साथ अच्छी दोस्ती थी। वो शुरू दिन से मुझको भली लगती, हर वक्त कली की तरह शगुफ्ता और फूल की मानित खिली खिली नजर आती। मुझे खबर थी कि वो सामने वाले पर प्रॉपर्टी डीलर सुभान साहब के नौजवान लड़के जीशान के इश्क में गिरफ्तार है। इन दिनों मेरी नई शादी हुई थी। यूं जाहिद के साथ नए शहर और नए मोहल्ले में रहना पड़ा, जबकि बाकी सब घर वाले लाहौर में थे। जाहिद सुबह ड्यूटी पर चले जाते, तब मैं अकेली रह जाती। कुनबे में रहने की आदी थी, तन्हाई काटने को दौड़ती। तभी रिमशा का घर आना मेरे लिए किसी नेमत से कम ना था। वो बहुत बातूनी थी, जब आती किस्से कहानियों का पिटारा खोल देती, मगर इसका ज़्यादातर मौजू जीशान होता। हर बात को घुमा फिरा कर वो इसके तस्करे पर ख़त्म करती थी। इसका अंदाज़े बयां दिलचस्प था, सो मैं भी इसकी दिली वारदातें मज़े लेकर सुना करती। समझाती भी थी कि नादान, होश के नाखुन ले, कहीं ये इश्क तेरी जान ही न ले ले। ये मर्ज ला इलाज छुपता नहीं। फिर बात खुली, गली गली आम हुई, खुशबू उड़ी तो फैलती ही चली गई। गैरों को पहले खबर हुई, अपनों को बाद में पता चला। बिलाखिर इसके घर वालों को भी सुनगुन हो गई। माँ और बहनें समझाने लगी, मगर इश्क का दरिया मुंहजोर, वो इसमें बहती ही चली गई। माँ की रोक टोक से दबे तूफान ने और शिद्दत इख्तियार कर ली, और चोरी छुपे रातों को भी इसकी मुलाकातें जीशान से होने लगी। मुझसे बेतकल्लुफ़ थी शायद कि मैं ही वाहिद हस्ती थी कि जिस पर वो कामिल भरोसा रखती थी। अब वो हर मुलाकात का हाल मुझको बताती और मैं हर बार इसको कहती, नादान बाज आ जाओ, जिस रास्ते चल रही हो आगे कोई चमन नहीं, गड्ढे और खाइयाँ ही हैं। देखो इसका नतीजा अच्छा ना होगा, ज़रा तुम थम कर चलो। तो क्या थम थम कर चलने से गड्ढे और खाइयाँ चमन और गुलजार हो जाएंगे? तब मैं सर पकड़ कर कहती, अच्छा बाबा अच्छा, जा अपना सर खा। कल कला कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मेरे पास मत आना और मुझसे कुछ ना कहना। हरगिज़ ना आऊँगी और ना आप जनाब से कुछ कहूँगी, ये मेरा वादा रहा। जब रिमशा के वालिद और भाइयों को सुनगुन हुई तो इन्होंने सख्ती से बास पुर्स की। फिर तो ये मामला इतना बढ़ा कि रिमशा पर सख्ती की बाज़गश्त हमारे घर तक आने लगी, और इसकी मार कुटाई और आहुजारी से मेरा सुकून तहो बाला हो गया। अब इसने मेरे घर आना तर्क कर दिया। सोचती थी न जाने कब ये झगड़ा ख़त्म होगा और इस कहानी का क्या अंजाम होगा। अब मैं रिमशा की खैरियत दरियाफ्त ना कर सकती थी, इस पर पाबंदियां लग गई थीं। इस कहानी का आफियत भरा हाल तो यही था कि रिमशा और जीशान के बुजुर्ग होश से काम लेते और दोनों को एक बंधन में बांध कर देते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से वालेहाना लगाव रखते थे। जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन यहाँ मामला ऐसा ना था, क्योंकि ना तो रमशा के घर वाले जीशान को पसंद करते थे और न जीशान के वालिदैन रमशा को अच्छा जानते थे। रिमशा इन दिनों सख्त मायूसी और अफसरदगी का शिकार थी, लेकिन वो ज़हनी तौर पर बेहद तवाना लड़की थी। ऐसी ना थी कि मोहब्बत में नाकामी की वजह से खुदकुशी कर लेती। वो कहती थी कि जीशान ना मिला तो मैं हरगिज़ जीना ना छोड़ूंगी, जिंदा रहकर उम्र भर इसकी याद में बिता दूंगी। अचानक पता चला कि रिमशा गायब हो गई है। मैं सन्नाटे में आ गई, सोचने लगी ये तो मेरा तजिया था कि वो दीवानगी में भी फरजानगी का दामन ना छोड़ेगी, कोई ऐसा कदम ना उठाएगी जिस पर लोग अंगश्त बदिंदा हों। ताहम मेरा तजिया गलत भी तो हो सकता था, क्योंकि वो थी तो एक नर्म और नाजुक कमसिन लड़की, किसी भी वक्त ज़मीन इसके पाँव के नीचे से निकल सकती थी। मुझे लगा कि वाकई ज़मीन इसके पाँव तले से निकल गई है, क्योंकि वही गायब ना थी, सामने वाला लड़का जीशान भी गायब था। अब लोगों में चहमे गोइयाँ बढ़ गईं और रिमशा के घर वालों की ज़बान पर जो दास्तान थी वो भी खोखली लगने लगी। वो कहते कि खाला के यहाँ चंद दिन को रहने गई है, वो ना आई तो कहा कि वहाँ बुखार आया, रात को सोई तो सुबह उठ ना सकी, वहाँ ही आबाई कब्रिस्तान में दफना दिया है। ये बनावटी तावील थी, लोगों का ख्याल था कि हकीकत कुछ और है।
वो मुंह से नहीं कहते मगर साफ जाहिर था कि इनकी लड़की घर वालों की इज्जत को खाक में मिलाकर भाग गई थी। इधर जीशान के माँ बाप को चुक लगी थी। वो दबी जबान से भी कुछ नहीं कहते थे। कई दिनों से जीशान नजर नहीं आ रहा था। जब से रिमशा और जीशान गायब हुए थे, इस लड़की के घर पर भी सन्नाटा तारी था। झगड़े और रिमशा के रोने धोने की आवाजें भी बंद थीं। चंद ही रोज इसकी गुमशुदगी का मामला छुपा रहा, लेकिन बाद में हर किसी को इल्म हो गया कि वो घर से गायब हो गई है। मुझको इसके बारे में एक तरफ परेशानी थी तो दूसरी तरफ हैरत भी कि आखिर इसके वालिद और भाई बेटी की गुमशुदगी के बारे में पुलिस की तरफ रुजू क्यों नहीं कर रहे। लाख रिमशा के बारे में फिक्र परेशानी सही, मुझे इसके चले जाने से थोड़ा सुकून भी महसूस हुआ। वो मार कुटाई की अजियत से तो बची, भला से अपनी मर्जी से शादी कर लेगी। इसकी बेकरारी और जुदाई की तड़प का जज्बा तो मिटेगा। अब दोनों कहीं सुख चैन से होंगे। इनके घर वालों को भी कुछ अरसे के बाद बेलाखिर करार आ ही जाएगा। रिमशा और जीशान की गुमशुदगी को 6 माह गुजरे थे कि मेरे यहाँ मुन्ने की पैदाइश हुई। कुछ दिन अस्पताल रहकर घर आई तो मेरी सास ने मुझको मशवरा दिया कि तुम मोहल्ले के किसी ऐसे गरीब औरत को बुलवा लो जो कुछ दिन तुम्हारी और मुन्ने की देखभाल कर ले। मैंने जहन पर जोर दिया। याद आया, हाँ, हमारे मोहल्ले में एक अम्मा जुबैदा तो है जिसको जच्चा और बच्चा के कामों के लिए लोग उजरत पर बुलाते रहते हैं। अगले रोज जब शाम को अम्मा जुबैदा मेरी मुलाजमा फरहत के साथ हमारे घर आई तो जाहिद सामने ही बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। इसको गौर से देखने लगे और चाय का कप हाथ में ही रह गया। अपने शौहर को इतने इन्हिमाक से जुबैदा को देखते पाकर मैं हैरान हुई कि आखिर ऐसी क्या बात है जो ये इस मामूली सी औरत का चेहरा पढ़ रहे हैं। मैंने इनका कंधा पकड़कर हिलाया। क्या हुआ है, कहाँ हो? मुलाजमा जुबैदा को लेकर मेरे कमरे में चली गई, मगर जाहिद के जहन में शुकूक की बादे समूम भर गई। इस बात को भुलाकर कि जाहिद अम्मा जुबैदा को देखकर क्यों इस तरह चौंके थे, मैंने इस खातून के साथ मामला तय कर लिया। क्योंकि सास ज़ईफ थी, चंद दिनों को आई थी और मैं काफ़ी कमज़ोर भी हो गई थी। अब वो रोज़ 11 बजे आ जाती और चंद घंटे रहती। मुन्ने के और मेरे कपड़े धो देती। मैं नौज़ायदा बच्चे की रोज़ मालिश करना और इसको नहलाना भी इसी के ज़िम्मे था। एक दिन जाहिद घर पर थे कि अम्मा जुबैदा आ गई। मियाँ को बेटे के जन्म की मुबारकबाद देकर इनाम की तवक्का करने लगी और वो फिर से इसकी सूरत को गौर से देखने लगे। मैं हैरान थी कि बुढ़िया की इस सूरत में ऐसा क्या है कि एक टिक इसे देखे ही जाते हैं। तभी एक ख्याल मेरे जहन में कूंदा कि मेरे मियाँ पुलिस वाले हैं और ज़बान खल्क यही कहती है कि पुलिस वालों की तेज़ निगाहों से खुदा बचाए। कई ये क़यामत की नज़र रखते हैं और मुजरिम को देखकर ही पहचान लेते हैं। तफ्तीश करना और शक व शुबे की निगाह से देखना तो इनकी तरबियत में शामिल था। जब जुबैदा अम्मा चली गई तो मैंने कहा, जाहिद, क्या हो गया है आपको? आप तो इस बेचारी की शक्ल को यूं तकते हैं जैसे किसी मुजरिम की टोल लगा रहे हों। वो तो बेचारी गरीब और मेहनत कश औरत है, भला किस जुर्म से इसका वास्ता? कहने लगे, चंद दिन सब्र करो, तुम्हारे सवालात का जवाब मिल जाएगा। मुझे नहीं मालूम इन्होंने कैसे क्यों कर इस मामले की टोल लगाई। छानबीन की तफ्तीश सरंजाम देते रहे और फिर अम्मा जुबैदा पर केस बन गया और जब जुर्म पाया इस सबूत को पहुंचा तो बात जाहिर हो गई। गर्चा ये कत्ल अमदनामा मगर जुबैदा का कया धरा जुर्म के जुमरे में तो आता ही था। इस जुर्म में रिमशा के घर वाले शामिल नहीं थे, वो तो कतई ला इल्म थे। रिमशा और जीशान खुद चलकर अम्मा जुबैदा की खिदमत हासिल करने गए थे। जीशान को इस अनाड़ी खातून के पास ले गया था जिसने अपने अनाड़ीपन की वजह से कोई ऐसी मोहलिक दवा लड़की को दे दी कि इसकी जान चली गई। जीशान रात के अंधेरे में अम्मा के घर से दम तोड़ती रमशा को घर में डालकर ले गया था। इसके बात का नहीं पता कि इसने इसके बेजान लाशे को कैसे और कहां दफन किया। ये सब इसने रमशा और इसके घर वालों को बदनामी से बचाने के लिए किया था, क्योंकि बुजुर्ग इस नाजुक सूरत हाल को समझते हुए भी दोनों की शादी पर राजी ना थे। असल मुजरिम कौन था इसका फैसला ना हो सका, मगर कानूनी सज़ा की सूरत में अम्मा जुबैदा को इसके किए की सज़ा मिल गई। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।